एतन्मया स्थापितं स्वकार्यार्थं भो तपस्विनी तत्कुरुष्व महाभागे या हि यज्ञे महामुने। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में पूरा का पूरा हम जो कार्यक्रम है वो राहु और केतु के फल को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, राहु और केतु से संबंधित प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बना हुआ है। वहां पे कम से कम 70 से 80 कार्यक्रम बने हैं, लगभग 75 कार्यक्रम बनाए हैं हमने, और प्रत्येक कार्यक्रम बिल्कुल ही अलग सा है। कोई भी आपको कार्यक्रम एक जैसा नहीं लगेगा। तो इस वजह से अगर वो आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। वो पूरा एक कोर्स ही हो जाता है राहु और केतु को लेकर के। आज भी जिस कार्यक्रम के साथ आपकी कुंडली में उपस्थित हूं वो बहुत छोटे अंतर के साथ आपको राहु और केतु को समझने में आपकी मदद करेगा। इस वजह से कहीं जाना नहीं है, बन के रहिएगा अंतिम हिस्से तक। लाइव होता हूं मैं इसी चैनल पे रात्रि 8:15 पे, और वहां पे आपकी कुंडली का अध्ययन करता हूं। इससे पहले कि अगर आपके पास आपकी कुंडली है तो उसे सामने रख लीजिए, और जो कुछ भी मैं बता रहा हूं उसको थोड़ा सा नोट डाउन भी करते चलेंगे। बहुत छोटा छोटा सिद्धांत है। राहु और केतु को लेकर के जब कभी भी हम फलादेश में उतरते हैं तो हमें बहुत सजग होकर के फलादेश करना चाहिए और करना होगा, क्योंकि ये ऐसे हैं जो बिल्कुल भी है नहीं और है नहीं, मतलब इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो जो सामने से दिख रहा है आप उसके बारे में उसकी आकृति और उसके प्रभावों को समझते हैं, लेकिन जो दिख नहीं रहा और जो बार बार बदल रहा है, कभी राशि के आधार पर, कभी भाव के आधार पर, कभी ग्रह के आधार पर, कभी दृष्टि के आधार पर, क्योंकि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ी तो शुभ ग्रह हो गए, पाप ग्रह की दृष्टि पड़ी तो पाप ग्रह हो गए, पाप ग्रह के साथ बैठ गए तो पापक हो गए, शुभ ग्रह के साथ बैठ गए तो शुभ हो गए। नक्षत्र शत्रु का पकड़ लिया तो शत्रुगत व्यवहार कर दिए, मित्र का नक्षत्र पकड़ लिया तो मित्र का व्यवहार कर लिया। तो ये बहुत बड़ी और गहन चर्चा का विषय हो जाता है कि आप राहु और केतु किस तरीके से समझ रहे हैं और कुंडली को किस तरीके से फलादेश में ला रहे हैं। तो सबसे पहले बहुत सावधानी से समझेंगे। अगर आपने कोई एक चक्र बना लिया, और ये सूत्र जो है वो लग्न और नवांश दशमांश प्रत्येक वर्ग चार्ट पे लागू होगा। ये आप इसे लग्न में भी और नवांश में भी देख सकते हैं। ये सिद्धांत दोनों ही दशमांशा पे भी, ये सिद्धांत जो मैं बताऊंगा ये तीनों पे लागू होगा। तो पहला सिद्धांत एक ही सिद्धांत है जो आपको समझ में आएगा। जन्म कुंडली का केंद्र भाव अर्थात लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, बहुत ध्यान से समझिएगा कि जन्म कुंडली के केंद्र के भावों में अगर राहु और केतु बैठेंगे, किसी भी एक भाव में अगर राहु और केतु बैठ रहे हैं, अब थोड़ा यहां समझना होगा मुझे। देखिए, अगर किसी भी अवस्था में किसी भी वर्ग के लिए, ये तो आप जानते हैं कि अगर राहु या एक कोई ग्रह केंद्र में बैठेगा तो दूसरा भी केंद्र में ही बैठेगा। कैसे? अगर राहु केंद्र अर्थात लग्न में बैठेंगे तो केतु भी केंद्र में ही बैठेंगे। अगर राहु दशम में बैठेंगे मतलब केंद्र में, तो केतु चतुर्थ में बैठेंगे। ये पक्की बात है, ऐसा ही होगा और ये नियम ही है, आप इसको बदल नहीं सकते कि आमने सामने ही रहेंगे। तो इस हिसाब से कि जब जन्म कुंडली के राहु केंद्र में बैठे हों और अगर त्रिकोण के किसी भी स्वामी से उनका संबंध बनता हो, मतलब किसी त्रिकोण भाव के जो स्वामी बनते हैं उस भाव से इनका संबंध बनता हो, अर्थात उनके साथ बैठे हो। कहां? केंद्र में। मान लीजिए मैंने 1 नंबर की कुंडली बना दी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इसको समझते हैं कि अगर राहु और केतु केंद्र में बैठे हैं तो त्रिकोण के किसी भी ग्रह के साथ अगर इनका संबंध बनता है, मतलब युति में होते हैं, लेकिन केंद्र में ही नवमेश और पंचमेश बैठे हो, तो ये जो युति होगी और ये जो संबंध होगा ये 100% तक परिणाम करने वाला होगा। मतलब पूर्णतया ये अल्टीमेट परिणाम ग्रह देगा। राहु के साथ त्रिकोणेश अगर बैठेंगे तब। लेकिन गौर करने की बात है कि केंद्र में बैठना चाहिए, चाहे वो लग्न, सप्तम, चतुर्थ और दशम में कहीं भी हो। अब एक सिद्धांत और है जो इसको कैसे व्याख्या इसकी करता है कि ये तो भाई पक्की बात हो गई कि राहु जब कभी भी केंद्र में बैठेंगे तो केतु केंद्र में ही बैठेंगे। लेकिन दूसरा सिद्धांतकार क्या लिखते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि राहु अगर त्रिकोण में बैठते हैं
और ये जरूरी है, ये पक्का होगा कि अगर राहु या केतु में से कोई एक ग्रह त्रिकोण में बैठेगा तो दूसरा त्रिकोण में नहीं बैठेगा। कैसे? अगर आप राहु को पंचम भाव जो कि त्रिकोण होता है वहां बिठाएंगे तो उसके दूसरे एक्सिस अर्थात एकादशवें भाव में केतु बैठेंगे जो केंद्र में नहीं है ना जी। अगर हम राहु को नवम भाव में बिठाते हैं तो ये त्रिकोण का भाव है, तो जब कभी भी राहु नवम भाव में बैठेंगे तो ये पक्के तौर पे होगा कि केतु त्रिकोण में नहीं बैठेंगे, केंद्र में भी नहीं बैठेंगे। लग्न भी त्रिकोण ही होता है, लेकिन हमने क्या बात कही कि अगर लग्न में राहु बैठेंगे तो निश्चित रूप से केतु केंद्र में ही बैठेंगे। लेकिन जब राहु और केतु में से कोई एक ग्रह त्रिकोण में बैठेगा तो दूसरा त्रिकोण में नहीं बैठेगा, वो किसी अन्य भाव में बैठेगा। जैसे पंचम में बैठेंगे तो एकादशवें में, नवम में बैठेंगे तो तीसरे में। अब क्या बात आती है कि अगर राहु और केतु, एक सिद्धांत पहला कि राहु और केतु केंद्र में बैठे थे, त्रिकोण के स्वामी भी केंद्र में बैठे थे, तो ये फल आपको 100% का मिल रहा था। अब दूसरा जो सिद्धांत है कि अगर राहु और केतु त्रिकोण में बैठे हों और केंद्र के किसी भी स्वामी के साथ त्रिकोण में युति करते हो, मान लीजिए 1 नंबर की कुंडली बनी, राहु नवम भाव में बैठे हैं, मंगल जन्म कुंडली के नवम भाव में ही राहु के साथ बैठ गए, तो पहले वाले सिद्धांत में जहां 100% परिणाम मिल रहा था केंद्र में बैठे होने के कारण, वहीं दूसरे वाले सिद्धांत में कि अगर केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठा है, राहु के साथ बैठा है, तो उसके निम्न फल देखने को मिलेंगे। 90% या 80% तक परिणाम मिलेगा। समझ में आ रही है बात? एक बार इसको फिर से समझाते हैं कि अगर राहु और केतु केंद्र में बैठे हैं और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में ही बैठा है तो ये 100% तक राजयोगों की भांति या श्रेष्ठ परिणाम करने वाला ये बात बन जाए कुंडली में। लेकिन अगर राहु और केतु त्रिकोण में बैठे हैं, नवम या पंचम में, और अगर त्रिकोण के स्वामी या केंद्र के स्वामी त्रिकोण में ही बैठ रहे हैं, तब ये युति निम्न स्तर पर परिणाम करने वाली होती है, उतना परिणाम नहीं करती है जितना कि वो केंद्र में करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक सिद्धांत ये कहता है, जिसमें बात आचार्य लिखते हैं कि केंद्र त्रिकोण गोराहुर स्थितः शतोशतः। इसमें क्या कहा कि केंद्र और त्रिकोण के राहु 100% परिणाम करते हैं। शुभाचांतर दशा तस्य राज्य कीर्ति प्रदान, राज्य और कीर्ति देने वाले होते हैं। कब? जब केंद्र में बैठे हो और त्रिकोण में बैठे हो। लेकिन उसका जब वर्गीकरण किया कि ज्यादा मजबूत कौन परिणाम देगा, तो ज्यादा मजबूत केंद्र में बैठा हुआ ग्रह राहु के साथ फल करेगा। त्रिकोण में बैठा जो ग्रह होगा राहु और केतु के साथ, वो उसके मुकाबले कम परिणाम करने वाला होगा। क्लियर है? समझ में आ गई होगी बात? तो आप राहु और केतु को ये देखिए कि आपकी कुंडली में किस भाव में बैठे हैं। अगर वो केंद्र में बैठे हैं और किसी भी ग्रह के साथ बैठे हैं जो त्रिकोण का स्वामी है, अर्थात नवम और पंचम का स्वामी है, तो ये राहु और केतु की जो युति होगी वो सर्वमान्य सर्वश्रेष्ठ स्थिति वाली युति मानी जाएगी। लेकिन अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु में से त्रिकोण में ग्रह बैठे हैं, ऐसा क्यों होगा कि वो 100% परिणाम नहीं देगा? दूसरे वाले केस में कि त्रिकोण में बैठा, केंद्र का स्वामी भी त्रिकोण में बैठा, राहु और केतु भी त्रिकोण में बैठ गए, तो ऐसा क्यों होगा कि वो दूसरे केस में कम परिणाम करेंगे? क्योंकि एक जो उसका दूसरा पार्टनर है, जो एक्सिस पे है, वो किसी त्रिक भाव में जा रहा है। कैसे? जब राहु त्रिकोण में होंगे तो इसका दूसरा जो पार्टनर होगा वो केतु एकादशवें भाव में होगा। तो राहु का बल जो यहां संपूर्णतया केंद्र में राहु और केतु दोनों को मिल रहा था, यहां त्रिकोण में एक ग्रह केतु या दूसरा ग्रह, अब मान लीजिए नवम भाव में केतु ही बैठ गए, तो राहु तीसरे भाव में जाएंगे, तो वो नेक्स्ट भाव में जाएंगे। तो इस वजह से ही त्रिकोण का जो संबंध होगा वो निम्न परिणाम देगा केंद्र वाले संबंध के मुकाबले। फिर से इसको लिख देते हैं। अगर केंद्र में बैठेंगे राहु तो 100% परिणाम करेंगे। त्रिकोण के ग्रह भी अगर राहु के साथ केंद्र में बैठे हो तो। लेकिन अगर राहु या केतु त्रिकोण में बैठे हो और केंद्र के स्वामी के साथ, तो 80, 75, 90% परिणाम मिलेगा। समझ में आ गई बात? स्पष्ट है, इसमें जरा भी संशय वाली कोई बात नहीं है। और इस तरीके से जब आप राहु को समझेंगे
तो उसकी युति आपको स्पष्ट हो जाएगी कि वो त्रिकोणेश के साथ किस भाव में बैठा है, नवम में या पंचम में, या केंद्र के साथ बैठा है, त्रिकोणेश के साथ बैठा है तो केंद्र में बैठा है या अन्य किसी अन्य भाव में बैठा है। अब तो स्पष्ट हो गया होगा और मुझे लगता है कि ये बहुत ही मार्मिक और बहुत बेहतरीन सिद्धांत है राहु और केतु को समझने के लिए, क्योंकि हम लोगों को यही तक अभी तक समझ में आ रहा था कि राहु और केतु हैं, केंद्र के साथ बैठेंगे तो बहुत अच्छा है, त्रिकोण के साथ बैठेंगे तो अच्छा है, पर अच्छा ज्यादा कौन है? अच्छा और बुरा, और दो बुरी चीजों में से ज्यादा बुरा कौन है और ज्यादा कम बुरा कौन है? तो अच्छे तो हो गए, केंद्र में बैठ गए, तो अच्छे ये भी हैं कि त्रिकोण में बैठे हैं, पर ज्यादा अच्छा केंद्र में बैठे होने का होगा, त्रिकोण में बैठे होने का कम अच्छा माना जाता है या उसका कम फल देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका दूसरा पार्टनर जो केतु है या जो राहु है, दूसरे पार्टनर वो त्रिक भाव में जा रहे हैं, दुह स्थान में जा रहे हैं, त्रिशट आय भाव में जा रहे हैं, तो जो एग्रेशन के साथ परिणाम करता है। क्लियर है? भाई कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं, जिसमें भगवान भोलेनाथ संध्या देवी को, जो ब्रह्मा जी की पुत्री थी, उनको कहते हैं कि तुम्हारी तपस्या एक चतुर्युग, मतलब पूरा सतयुग बीतने तक और त्रेता के आरंभ तक तुमने तपस्या की है। अब जाओ, मेधातिथि नाम के ऋषि इसी चंद्रभागा पर्वत के तलहटी में तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। उसी यज्ञ में अपने शरीर को योगाग्नि से या जैसे भी यज्ञ की अग्नि में जलाओ और तब तुम्हें नव शरीर की प्राप्ति होगी। यज्ञ की अग्नि में जलते समय अपने मन में ये भाव रखकर अपने आप को उस अग्नि में डालना, जिस तरीके का तुम्हें पति चाहिए फिर वैसा ही पति तुम्हें मिलेगा। और तुम्हें योग अग्नि में या यज्ञ की अग्नि में इसलिए जलना है क्योंकि तुमने ये प्रण कर रखा था कि अब मैं इस शरीर को धारण नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने इस शरीर से अपने पिता और अपने भाइयों के प्रति काम का भाव प्रकट किया था। स्पष्ट है? मैंने इस शरीर से अपनी बहन और अपने माता के प्रति अगर गलत बैर भाव प्रकट किया, मन में कोई विकार आया, तो अब मेरा ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि मैं इस शरीर को धारण करूं। सोच के देखिए प्रवृत्ति कैसी होती थी। हमारे सनातन धर्म का इतिहास, पुराण कितना मजबूत है। आपने मन में विचार, सिर्फ आपके प्रस्फुरण होते हैं, आप शरीर का त्याग कर देते हैं। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।